ओके जी। तो देखिए, बायोकेम में बस बातें नहीं, कल हम पढ़ रहे थे विटामिन डी के बारे में, ठीक है, उसकी सिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डू द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। तो हेडिंग दे दे, फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, ठीक है जी। इसमें देखे मेन पॉइंट याद रखने, विटामिन डी के जो कल वाले पॉइंट थे उसमें मेन मेन चीज़ें ये है। नंबर वन, जो सबसे मेजर सोर्स है वो सनलाइट है। विटामिन डी की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो लीवर बनाती है और एक्टिव फॉर्म किडनी बनाती है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म को हम कैल्शिट्रायोल भी कहते हैं। अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम पीसीटी सेल में होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होता है, ठीक है। विटामिन डी अगर किडनी बनाए और वो फिर ब्लड में आए तो उसने फिर काम क्या करने हैं, तो आज हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ विटामिन डी? नंबर वन, इट इंक्रीजेस it increases calcium binding protein in the duodenum, which leads to more absorption of calcium into blood, ठीक है। एक्चुअली मेन पॉइंट ये है कि ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए, अगर हम जीआईटी की बात करें, दिस इज फॉर एग्जांपल एसोफेगस, और एसोफेगस के बाद स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज अटैच्ड टू द स्टमक इज ड्यूडेनम, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तो तीन पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। एक्चुअली जब हम फूड लेते हैं बाहर से, तो फूड के अंदर हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिनमें से एक कैल्शियम होता है, कैल्शियम कंटेनिंग फूड, ठीक है। अगर हम कैल्शियम बाहर से ले रहे तो कैल्शियम इज अ डबल चार्ज, जिसको हम Ca++ कहते हैं, और कुछ बुक्स वाले इसको Ca+2 भी कहते हैं, क्योंकि इसका डबल चार्ज होता है। जो Ca++ है, इसका डाइकेटायनिक आयन, ये क्या होता है, डाइकेटायनिक। अब जो कैल्शियम है ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का काम मसल को कंट्रैक्ट करना है, कैल्शियम का काम बोन को स्ट्रांग बनाना है, कैल्शियम का काम एक न्यूरॉन से दूसरे को इम्पल्स कंडक्ट करना है, कैल्शियम का काम ब्लड कोआगुलेशन करना है। तो एक्चुअली कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। तो जो फूड में हम कैल्शियम लेंगे तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, रादर देन ये जीआईटी से ब्लड में लेके आना चाहिए। और जब ये ब्लड में आएगा तो ये फिर अपने टारगेट एरिया पे जाकर मुख्तलिफ काम करेगा। अब क्वेश्चन ये है, जब हम फूड में किस चीज़ को लेंगे, कैल्शियम, तो बॉडी के अंदर जिस एरिया से एब्जॉर्ब होता है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, और ये ड्यूडेनम है और ये ब्लड है। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम का ड्यूडेनम से कहाँ तक लेके आना, ब्लड तक, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब इस ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे इसके सेल पे तो एक किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं केल बाइंडिंग प्रोटीन। उसका नाम क्या है, केल बाइंडिंग। केल का मतलब यहाँ पे कैल्शियम है। तो केल बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम एंड दैट विल अटैच टू द कैल्शियम एंड मेक इट इजियर इट्स एब्जॉर्प्शन। इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जितना केल बाइंडिंग प्रोटीन ड्यूडेनम में ज्यादा होंगे, उतना कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा कैल्शियम को लेने के लिए इसका नंबर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और केल बाइंडिंग प्रोटीन की नंबर इंक्रीज करना, ये किसका काम है, विटामिन डी का काम है। तो विटामिन डी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये किस में काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। और ये इंटेस्टाइन के किस पार्ट में करता है, ड्यूडेनम में करता है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें लिखे एट लो लेवल, ठीक है। लो लेवल से मुराद फिजियोलॉजिकल लिमिट है, मतलब अगर विटामिन डी की लेवल बॉडी में नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, इट हेल्प इन
मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, ये किस में काम करेगा? मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ये बोन की मिनरलाइजेशन करेगा। इसका मतलब ये जो कैल्शियम लेता है ये बोन के ऊपर डिपॉजिट करेगा। इट हेल्प टू मेक द बोन स्ट्रांगर, ये बोन को क्या बनाता है? स्ट्रांगर बनाता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है इसकी जो लेवल है वो क्या होना चाहिए? फिजियोलॉजिकल होना चाहिए। मतलब लो लेवल का मतलब कि नॉर्मल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम रहनी चाहिए फिजियोलॉजिकल। लेकिन अगर देखिए ये इसकी एक डुअल फंक्शन है, अगर विटामिन डी की लेवल क्या हो जाए? हाई, एट हाई लेवल ये क्या करता है? एट हाई लेवल इट काजेज डीमिनरलाइजेशन, ये क्या करता है? डीमिनरलाइजेशन, इट काजेज डीमिनरलाइजेशन। इसलिए ये पॉइंट आप लोगों को समझना चाहिए कि टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी इज डेंजरस। विटामिन डी इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाए, ठीक है। एग की फिजियोलॉजिकल लिमिट इज वेरी गुड फॉर द बॉडी, और जितनी ये नॉर्मल लेवल में रहेगी उतने ये बोन को स्ट्रांग बनाएगी। तो बोन की जो स्ट्रेंथ है दैट इज मेंटेन बाय विटामिन डी। लेकिन इसकी हाई लेवल जो है वो बोन की क्या करती है? डीमिनरलाइजेशन करती है। क्लियर है? लेकिन मेनली इसका जो काम है वो दो है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करके कैल्शियम फास्फोरस को मेंटेन करना और बोन के ऊपर डिपॉजिट करना, बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी। अब इसके साथ लेके डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी की बॉडी में कमी आ जाए तो फिर क्या होगा? तो लेके डेफिशिएंसी, इफ द पेशेंट हैज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो क्या हो सकता है? लेकिन पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो आएगी क्यों। तो लेके रिस्क फैक्टर, इसकी रिस्क फैक्टर क्या है? व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? नंबर 1, यूज ऑफ सन ब्लॉक। जो लोग सन ब्लॉक लगाते हैं तो सन ब्लॉक जो है वो लाइट रेस को अंदर जाने नहीं देते। तो सन ब्लॉक यूज की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेस स्किन पे लगते हैं वो विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो सन ब्लॉक की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से विटामिन डी की लेवल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट है लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर एक पेशेंट है उसकी एक्सपोजर सनलाइट को क्या है? कम है, तो उससे भी विटामिन डी की जो लेवल है वो क्या रहती है? कम रहती है। और ये बात हमने की थी, द कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज मोर एक्सपोजर टू दी सनलाइट। तो अगर सनलाइट को एक्सपोजर है नहीं तो उससे रिलेटिवली विटामिन डी लेवल क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। नंबर 3 लेके क्रोनिक रीनल फेलियर। विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है वो कहाँ पे बनती है? किडनी में बनती है। तो अगर किडनी फेल है तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रोनिक रीनल फेलियर दैट इज यूजुअली सीन इन चिल्ड्रन और एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट के अंदर द लीडिंग काज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज क्रोनिक रीनल फेलियर। याद रखना है कल के लेक्चर में कि जो विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म है वो लीवर बनाती है, लेकिन इनएक्टिव को एक्टिवेट करना किसका काम है? किडनी का काम है। तो जिस बंदे के पहले से दोनों गुर्दे फेल है, CRF है, क्रोनिक रीनल फेलियर, उसमें अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज काम नहीं करेगा तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, तो डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा। इसलिए जो लोग भी CRF के पेशेंट होते हैं उसको हम बाहर से एक्टिव फॉर्म ऑफ क्या देंगे? विटामिन डी देंगे। क्लियर है? ताकि उनमें बोनी प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर इसमें तो दीज आर द मेन पॉइंट्स। और आखिर में जनाब एक और चीज़ लिखे कि डिक्रीज इनटेक। अगर हम डाइट में विटामिन डी की लेवल कम ले रहे तो उसकी कमी आ सकती है क्या? नहीं। तो डिक्रीज इनटेक से भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर बच्चों की हम बात करें तो प्रीमेच्योर बर्थ, किसके अंदर? प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ के अंदर भी अगर प्रीमेच्योर बेबी है उसकी वजह से भी उसकी आर्गन डेवलप नहीं होंगे। तो जब आर्गन डेवलप नहीं होंगे तो वो विटामिन डी को न स्टोर कर सकेंगे न उसको प्रॉपरली एक्टिवेट कर सकेंगे। तो उस वजह से भी विटामिन डी की क्या हो सकती है? डेफिशिएंसी हो सकती है। क्लियर है? अब अगर हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो दीज ऑल आर व्हाट? रिस्क फैक्टर। अब विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है या तो वो चिल्ड्रन में हो सकती है या एडल्ट में। अगर विटामिन डी deficiency is seen in children or it may be seen in adults, ये adults के अंदर होती है। ठीक है जी, प्लीज रिमेम्बर, अगर विटामिन डी की लेवल कम हो जाए और वो बच्चों में हो जाए तो फिर बच्चों के अंदर बोन्स के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन लीडिंग टू वीकनिंग ऑफ द बोन दैट इज कॉल्ड रैकेट। इसको क्या कहते हैं? रैकेट कहते हैं। ये नाम सुना है क्या? नहीं।
इसको हम रैकेट कहते हैं। वेरी वेरी पॉपुलर वर्ड, प्लीज रिमेंबर इट फॉर द एग्जाम, दैट इज कॉल्ड रैकेट। लेकिन अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी किस में आ जाए, एडल्ट्स में, और उस वजह से बोन वीक हो जाए, दैट इज ओस्टियोमलेशिया। इसको हम क्या कहेंगे, ओस्टियोमलेशिया। आई थिंक ये दोनों आप लोगों ने सुने होंगे, रैकेट एंड ओस्टियोमलेशिया। अब रैकेट के अंदर लेके इन दिस कंडीशन the bone is initially bent and then fracture। ठीक है, एक्चुअली जो बच्चे होते हैं उसकी जो बोन होते हैं वो ऑलरेडी इमेच्योर होते हैं। क्या होते हैं, इमेच्योर। इसकी मिसाल ग्रीन स्टिक की है। जिस तरह आप जरा से कोई स्टिक पर हम ग्रीन स्टिक ले रहे, तो जो ग्रीन स्टिक है वो इमेच्योर है कि मैच्योर, इमेच्योर। आप उसको इस तरह तोड़ने की कोशिश करें तो पहले वो बेंड होती है और आखिर में वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में होती है, ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ द बोन, इनिशियली द बोन बिकम बेंड एंड देन फ्रैक्चर। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रैकेट कहते हैं। और इसमें देखे देयर इज बोनी डिफॉर्मिटी, बच्चों के अंदर क्या हो जाती है, बोनी डिफॉर्मिटी। मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में बोनी डिफॉर्मिटी के चांसेस भी ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से जो बोन्स होते हैं उसकी जो अलाइनमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो टेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, टेढ़ी। से इन बच्चों की जो लोअर लिम्ब के बोन है, यह मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, क्योंकि हमारी पूरी जो वेट है बॉडी की वो लोअर लिम्ब की बोन पे लगती है। तो यहाँ पे जो बोन है लोअर लिम्ब की वो इस तरह टेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, टेढ़ी। वेरी गुड। इसको कहते हैं बोलेग। इसको क्या कहते हैं, बोलेग। तो ये एग्जाम में आता है कि बोलेग इज दैट इज द डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन स्पेशली इन द लोअर लिम्ब एंड दैट इज ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी स्पेशली इन चिल्ड्रन। लेकिन इसमें अगर हम देखें इन दिस कंडीशन, अगर ओस्टियोमलेशिया में इन दिस कंडीशन द बोन्स आर वीक, बोन्स क्या हो जाती है, वीक। इसमें जो बोन है वो ऑलरेडी वीक हो जाते हैं एंड वेरी वेरी प्रोन फॉर फ्रैक्चर। इसमें क्या हो जाती है, फ्रैक्चर आफ्टर माइनर ट्रोमा। देखें इस कंडीशन में क्या होता है कि एक माइनर ट्रोमा के बाद, मतलब वैसे जो है ना इस तरह थोड़ा सा भी पाँव फिसल जाए, इसमें बोन की फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए, लेकिन विटामिन डी कमी की वजह से बोन इतने वीक हो जाते हैं कि माइनर ट्रोमा की वजह से बोन की फ्रैक्चर चांसेस ये बढ़ जाती है, क्योंकि बोन अंदर से क्या है, वीक है। और वीक बोन की फ्रैक्चर चांसेस एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग बोन क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो ओस्टियोमलेशिया और रैकेट में क्या फ़र्क है, रैकेट बच्चों के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है और ओस्टियोमलेशिया एडल्ट के अंदर है। रैकेट के अंदर इनिशियली द बोन इज बेंड एंड देन फ्रैक्चर। इसको कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। लेकिन जो एडल्ट की बोन है वो पहले से मैच्योर है, वो मैच्योर है। तो इसकी मिसाल जो है मतलब ग्रीन स्टिक नहीं है, मतलब ये कि वो मैच्योर है तो एक दफ़ा अगर उसमें कमजोरी आ जाए, वीकनेस आ जाए, तो वो डायरेक्ट टूट जाती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ओस्टियोमलेशिया इसमें बोन की डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है जी। So these all are regarding vitamin D deficiency. So one is racquet, another was osteomalacia. ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखे विटामिन ई, थर्ड नंबर। हम फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़े ना, अभी तक हमने दो पढ़ लिए, विटामिन ए एंड विटामिन डी। द नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई इज आल्सो नोन एज टोकोफिरोल। इसका दूसरा नाम क्या है, टोकोफिरल। इट इज आल्सो known as टोकोफिरोल। ठीक है, इसको हम टोकोफिरोल भी कहते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई की सोर्सेज देखें, इसकी सोर्सेज क्या है, ये कहाँ से हमें मिल सकती है। विटामिन ई मेनली प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये किसके अंदर होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में। यहाँ पे लेके अल्लाह है, कोई सोया तो नहीं है, नींद का मसला तो नहीं है। ठीक है, ओके। ग्रीन लीफी वेजिटेबल और साथ में लेके फ्रूट, ये किसके अंदर होती है, फ्रूट में।
तो विटामिन ई इज प्रेजेंट इन द फ्रूट एज वेल। तो फ्रूट में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल इट कंटेन अ लॉट ऑफ विटामिन ई। एक्चुअली विटामिन ई की फंक्शन देखें कि व्हाट दे डू फॉर द बॉडी। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन विटामिन ई के याद रखना है, इट इज एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। एक्चुअली विटामिन डी जो है एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, जब हम फूड लेते हैं तो फूड की एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये प्रोसेस होती है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि व्हेन वी टेक द फूड, तो बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ होती है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसमें कुछ एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हम रिलीज करते हैं। तो जो बॉडी की तोड़ फोड़ होती है उस दौरान कुछ टॉक्सिक चीजें बचती है, क्लियर है कि नहीं। तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म देयर आर सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच इज रिलीज, वन इज ऑक्सीजन। क्या होता है? लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं, O2 नहीं, ये ऑक्सीजन एटम है। क्या है? ऑक्सीजन एटम। फिर इसके साथ जो नेक्स्ट बनता है हाइड्रोक्सिल आयन, तो क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको H2O2 कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती है। एंड दीज थ्री थिंग्स इज अ ग्रुप नोन एज फ्री रेडिकल। इसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल है दे ट्राई टू डैमेज डीएनए। ये क्या डैमेज करती है? डैमेज डीएनए। और अगर सेल की डीएनए डैमेज हो जाए तो फिर तो सारा सेल खराब हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेटाबॉलिज्म के अंदर और इस फ्री रेडिकल को ये जिस तरीके से डीएनए को डैमेज करती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बात समझ गए क्या नहीं? एक्चुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज अप्लाइड बाय दीज थ्री सब्सटेंसेस which is known as free radical. Good for the body या bad for the body? Bad for the body, क्योंकि ये तीनों चीजें कोशिश करती है कि किसको डैमेज करें? डीएनए को डैमेज करें। अब बॉडी के अंदर अल्लाह ने कुछ चीजें ऐसी रखी है कि वो इन तीन चीजों की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्या करे? खत्म करे, उसके खिलाफ काम करे। उसको हम क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। उनमें से एक विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ई है। तो विटामिन ई एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। जो ग्रीन टी है ना, ग्रीन टी, ये भी एंटी क्या है? ऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें होती है जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करती है और बॉडी को प्रिवेंट करती है ताकि सेल की डीएनए को डैमेज ना करे, क्लियर है। तो एंटीऑक्सीडेंट हम अभी लिस्ट करेंगे बाद में, लेकिन उनमें से एक विटामिन की अगर जिक्र आ जाए तो वो क्या है? विटामिन ई है। नंबर 2, इट प्रिवेंट एबनॉर्मल लाइसिस ऑफ आरबीसी। इट प्रिवेंट लाइसिस ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी की लाइसिस को क्या करती है? प्रिवेंट करती है, एंड दैट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। तो इसका मतलब ये है कि आरबीसी लाइसिस को प्रिवेंट करना विटामिन ई का काम है। अब जो आरबीसी है इसकी लाइसिस में जो रोल प्ले करती है वो भी क्या है? फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल चाहती है कि हम आरबीसी की क्या करें? लाइसिस। लेकिन उसके खिलाफ जो काम करेगा वो क्या है? विटामिन ई है। और नेक्स्ट इसका एक और काम लिखे, एनहांस इम्यून सिस्टम। ये क्या करती है? एनहांस इम्यूनिटी। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और फाइटर सिस्टम को ये एनहांस करता है। इट एनहांसेस द इम्यूनिटी। और नेक्स्ट देखिए, प्ले रोल इन मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है जी, ये जनाब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करता है। तो जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ऐसी फ्रूट लेती है या ऐसी वेजिटेबल लेती है जिसमें क्या होता है? विटामिन ई। दैट इज गुड फॉर देम। ये गुड होती है क्योंकि विटामिन ई हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जो फीटल आर्गन होती है कि डेवलपमेंट में किस विटामिन का ज्यादा काम होता है? विटामिन ई। इसलिए ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। ये सारे के सारे फंक्शन थे विटामिन ई के। अब देखिए विटामिन ई की बात आ गई, इसके साथ हमने देखिए एंटीऑक्सीडेंट एजेंट क्या है। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट कौन कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट की कंसेप्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दीज आर द एजेंट्स which prevent our cell from lysis, especially these agents attack against free radical। ये किसके खिलाफ काम करती है? फ्री रेडिकल। इसमें लिखे the agents which neutralize
action of free radicals and prevent the cell from lysis। मतलब वो एजेंट जो फ्री रेडिकल के खिलाफ काम करके सेल की लाइसिस को प्रिवेंट करे, दो एजेंट इसका एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट। ठीक है, अब एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट कौन कौन सी है? नंबर 1 इसमें कहा था विटामिन ए। क्या था? विटामिन ए, रेटिनोल। अब वो मैंने इससे जोड़ा हुआ था कि हमने इसके साथ कंपेयर करना है कि विटामिन ए भी क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट है। फिर इसके बाद देखें विटामिन सी, हम इसके बाद जो पढ़ेंगे क्या होगा? विटामिन सी अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी कल हमने लिस्ट किया था बी कॉम्प्लेक्सेस के साथ वाटर सॉल्युबल विटामिन। जब हम विटामिन सी पढ़ेंगे तो उसका एक काम भी क्या होगा? एंटी ऑक्सीडेंट है। और आज जो हमने विटामिन पढ़ा इसका नाम क्या है? विटामिन ई। तो भाई ये 3 विटामिन याद रखें, जितने भी विटामिन है उन सब में से ये 3 विटामिन ए, सी एंड ई, ये तीनों के तीनों विटामिन क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। ये एमसीक्यूज आता है। अगर एग्जाम में आ जाए इन तीनों में से पावरफुल, जिसको कहते हैं एस्टेब्लिश्ड एंटीऑक्सीडेंट, वो कौन सा है? तो विटामिन ई है। क्लियर है? ये वर्ड आता है एस्टेब्लिश्ड एंटीऑक्सीडेंट, मतलब पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इन तीनों में से वो क्या है? ई है। एस्टेब्लिश्ड ई फॉर विटामिन ई, ई के अंदर आता है। इसके साथ एक चौथी चीज अगर हम लेके, आंसर इज ग्लूटाथायोन। ये किसमें होता है? ग्लूटाथायोन। ये नाम सुना है कि नहीं? जो ग्लूटाथायोन है ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। अब जो ग्लूटाथायोन है ये है क्या चीज? दैट इज अ नेचुरली प्रोड्यूसिंग एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी मेनली बाय द लीवर। ये कहाँ से आता है? लीवर से आता है। तो जो ग्लूटाथायोन है नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस बाय लीवर। ये कौन बनाता है? लीवर बनाता है। इसके बहुत सारे काम हैं ग्लूटाथायोन। इसके अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, इसकी 2 फॉर्म होती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। वैसे अगर किसी ने ये बोलना है कि सर इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म इसका एक्टिव होता है। कौन सा फॉर्म? रिड्यूस। हम कहते हैं ना गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस। तो उसका रिड्यूस फॉर्म सबसे एक्टिव होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म इनएक्टिव होता है। लेकिन ग्लूटाथायोन एक प्रोटीन है जो कहाँ से आता है? लीवर से, और ये सबसे मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। न कि ये तीनों विटामिन एक तरफ, न कि सिर्फ एक क्या? ग्लूटाथायोन। देखे हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो इतने ज्यादा फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल वगैरह वो बेयर नहीं कर सकते, ऐसा है कि नहीं? तो माल न्यूट्रिशन में जाते हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा बीमार नहीं होते कि कंटिन्यूसली अगर हम फ्रूट्स में, वेजिटेबल के अंदर इन विटामिन को गेन ना भी कर ले तो कंसिस्टेंटली जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है वो कहाँ से आता है? लीवर से आता है। और वो जाकर इन 3 विटामिन का काम भी करता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि नेचुरली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द बॉडी, वो क्या है? ग्लूटाथायोन है। ये जो ग्लूटाथायोन है, कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं कि ये 1 लाख टाइम, 1 लाख टाइम ये अपनी इम्यूनिटी को बॉडी के अंदर बूस्ट करती है। मतलब ये है कि अगर इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाए लेकिन स्टिल लीवर इज वर्किंग, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि स्टिल ग्लूटाथायोन, और ये ऐसा प्रोटीन है ये तकरीबन 1 लाख बैक्टीरिया एट अ टाइम कवर कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है कितनी ब्यूटी, लेकिन ये इसको ब्यूटी प्रोटीन भी कहा जाता है। ये लोग ब्यूटी के लिए इंजेक्शन में भी लगाते हैं ये ग्लूटाथायोन। क्लियर है कि नहीं? सही है? हाँ, ग्लूटाथायोन की क्रीम आती है, ग्लूटाथायोन की ऑइंटमेंट आती है, ग्लूटाथायोन फेस वॉश आता है, सोप आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि अभी डिवर्सन में जाओ, ठीक है ना, कि ग्लूटाथायोन दे दे। क्लियर है? लेकिन लोग इसका यूज जरूर करते हैं। ठीक है, ग्लूटाथायोन एक, देखिए ये फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर जो डस्ट है उसको कम्प्लीटली जीरो कराता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसके इस्तेमाल जो बंद 1 महीना करे, इसकी फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये एक इस चीज को ब्यूटी प्रोटीन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? तो
एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि जो ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन ये, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या है पता है? इसका साइड, ये फेस को वाइट क्यों बनाता है? वजह क्या है? इसका काम ये है, ये फेस के अंदर मेलानिन को इकट्ठा करता है। इसको मेलानिन को इकट्ठा करके साइड पे करता है, और जब फेस के ऊपर मेलानिन की लेवल कम हो जाए तो वो वाइटिश नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन वाइट स्किन इज प्रोन फॉर स्किन कैंसर, ठीक है कि नहीं? तो जब ये है कि मेलानिन इज स्किन प्रोटेक्टिव, ठीक है ना, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है मेलानिन जो है, मेलानिन ब्लैक पिगमेंट है, बात समझ गए? मेलानिन, बात सुने, मेलानिन इज ब्लैक पिगमेंट। मेलानिन के, हेलो, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्किन कैंसर एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है? और सनलाइट की जो रेज है वो मेलानिन अब्जॉर्ब नहीं करती, उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना? लेकिन जिस स्किन में मेलानिन कम होती है उसमें कैंसर के चांसेस एज कम्पेयर टू मेलानिन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्लूटाथायोन के अगर कोई बंदा सोप यूज करे अच्छी बात है, बिकॉज इट इज मेडिकेटेड सोप। ये क्या होता है? मेडिकेटेड है, एक केमिकल फ्री होता है। तो इसकी जिस तरह हम आम सोप लेते हैं 70 का 80 का, तो इसका सोप 700-800 का मिलता है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये मेडिकेटेड है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको सोप में इस्तेमाल करें दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन इसकी टैबलेट और इंजेक्शन पे ना जाए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपको जरूरत ना हो तब तक इसकी टैबलेट या इंजेक्शन नहीं लगा दे। इसकी इंजेक्शन आते थे पहले चाइना से और जापान से, ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान भी बनाने लगा है। जापान से जो इंजेक्शन आते थे वो महंगे थे, चाइना वाले सस्ते थे, ठीक है ना? लेकिन ये है कि मोर इफेक्टिव चाइना वाले थे रियली। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा देख ले, यूट्यूब देख ले, या इस तरह जाकर गूगल करे, इसके बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग फैक्टर्स आप लोगों को पता चल जाएंगे ग्लूटाथायोन। लेकिन वो भी है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये क्यों लोग लेते हैं पता है? ओके, एक तो आता है दुबई का एक ब्रांड है, अब मेरे दिमाग से उसका नाम निकल गया, उससे कुछ चीज़ें मतलब परफ्यूम वगैरह बेचते, मैंने पहले उससे मंगवाए थे, ठीक है। ये एक ब्रांड है दुबई में, वो बहुत अच्छा ब्रांड है। उन लोगों के पास कुछ चीज़ें होती है, वो आपको एज ए मेडिकेटेड देते हैं, डिटॉक्सिफायर होता है। इंसान कुछ भी खाता है ना तो आपके लीवर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। कहते हैं कि 1 साल में लीवर को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। तो डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं? उसके लिए कुछ एजेंट है, या आप एक्सरसाइज करते हैं। हेपोमर सिरप का नाम सुना है? ये हर 5-6 महीने वैसे एक पीना चाहिए बाद में, ठीक है, चाहे किसी मसला हो। ये डिटॉक्सिफायर है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बिल्ड होते हैं उसको फ्लश आउट करते हैं। तो ये जो ग्लूटाथायोन है, ये लोग क्यों लेते हैं? कि उसकी लीवर जो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकती, वो किसके जरिए कराए? ग्लूटाथायोन, क्योंकि इट इज एंटीऑक्सीडेंट। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको बहुत सारे डैमेजेस से बचाता है। क्लियर है? लेकिन इसकी मतलब जो गिविंग मेथडोलॉजी है वो सीरोटिक पेशेंट होती है। जिसका लीवर काम करना परमानेंट छोड़ दे तो उसका ग्लूटाथायोन तो जीरो हो जाएगा। तो फिर उसको इंजेक्शन लगाते ताकि उस पर हम उसको वाइट ना बनाए, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। इसको किसको बूस्ट करें? इम्यूनिटी को बूस्ट करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल हाँ पैरासीटामोल की बात करते हैं, पेनाडॉल जिसको हम कहते हैं पेनाडॉल, ये लोग आजकल एक का के दो एक तो काम नहीं करती, अब 1 साल के बाद 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो भी लोग इतने खा चुके हैं कि अब कभी कभार लोग कहते यार ये 2 भी काम नहीं करेंगे। ऐसा है कि नहीं? सर दर्द बढ़ता जा रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो 2 भी काम नहीं करते। तो एक्चुअली अगर पेनाडॉल किसी गलती से 15 का लिए, कितने? 15, ठीक है, कि भाई मैं पूरी जिंदगी के लिए सर दर्द ठीक करूँ। क्लियर है कि नहीं? किसी ने 10 का लिए या 15 का लिए, इट इज लीवर टॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक। जो पेनाडॉल है उसमें एसिटामिनोफेन है। क्या है? एसिटामिनोफेन फार्मूला है, एंड दैट एसिटामिनोफेन स्ट्रांगली डैमेज ग्लूटाथायोन ऑफ द लीवर। ये लीवर के अंदर ग्लूटाथायोन को डैमेज करता है। जब ग्लूटाथायोन नहीं है तो लीवर का काम ही नहीं रहा, फिर बॉडी डिवास्टिंग कंडीशन में चली जाती है। तो फिर आप लोगों को एंटीडोट याद है, N-एसिटाइलसिस्टीन। वो N-एसिटाइलसिस्टीन इसलिए देते हैं, वो ग्लूटाथायोन से पेनाडॉल को रिमूव करता है। जब वो ग्लूटाथायोन को रिमूव करे तो इम्यूनिटी फिर बूस्ट हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि ग्लूटाथायोन एग्जाम में आए कि नेचुरल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट क्या है, कौन सा? ग्लूटाथायोन है, ठीक है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट विटामिन ई, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन है नहीं, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाए विटामिन ई, तो लेके डेफिशिएंसी, तो फिर क्या होगा?
ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, अगर विटामिन ई की लेवल कम हो जाए, नाउ द पेशेंट विल डेवलप हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या होगा? हीमोलाइटिक, क्योंकि आरबीसी लाइसिस को प्रिवेंट करता है। तो अगर विटामिन ई नहीं है तो फ्री रेडिकल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो वो एबनॉर्मली आरबीसी को लाइसिस कराएगी क्या? नहीं, एंड दैट कैन काज हीमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, हीमोलाइटिक अनीमिया। नेक्स्ट लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डैमेज स्किन टेक्सचर। ये क्या डैमेज करती है? डैमेज स्किन टेक्सचर, ये स्किन टेक्सचर को डैमेज करती है। ठीक है, तो दिस व्हाट ऑल अबाउट दी विटामिन ई। तो विटामिन ई डेफिशिएंसी कैन कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया एंड डैमेज स्किन टेक्सचर। जिसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, लेकिन हम B12 के साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है, कि B12 और विटामिन ई में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ फीचर इसके साथ सेम आते हैं। ठीक है, हाँ, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट जो है वो बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन ई ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है। ठीक है, तो ये डीमाइलिनेशन करता है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन डीजनरेशन कर सकती है। ठीक है, अब इससे तो मेगालोब्लास्टिक प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विटामिन B12, लोगों हीमोलाइटिक एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विद विटामिन ई। इसके बाद लिखते हैं विटामिन के, फोर्थ नंबर, दैट इज विटामिन के। विटामिन के बारे में याद रखें कि विटामिन के दिस इज द लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन। इसकी फॉर्म्स लिखे कि इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। विटामिन के इसका एक फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पाइलोक्विनोन। लिखे पाइलोक्विनोन। नेक्स्ट लिखे मेनाक्विनोन। मेनाक्विनोन। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि पाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन ये क्या है, ये दोनों विटामिन ए ही है, लेकिन अब फर्क क्या है कि इट इज द विटामिन ए व्हिच कम फ्रॉम द प्लांट सोर्स। ये कहाँ से आता है? प्लांट सोर्स से। इसका मतलब ये है कि वेजिटेबल या प्लांट सोर्स के अंदर जो विटामिन ए पाई जाती है उसकी जो शक्ल है उसको क्या कहते हैं? पाइलोक्विनोन। पी फॉर प्लांट सोर्स। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दैट आई वांट टू पुट इन योर माइंड वो ये है कि दिस इज द ओनली विटामिन, ये सुन ले फिर से, दिस इज द ओनली विटामिन एंड ऑल विटामिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। याद रखें, बहुत सारे जो रिमेनिंग विटामिन उसको तो हमने लेना पड़ता है, लेकिन ये विटामिन अगर हम ना भी ले रहे तो हमारी बॉडी भी बना सकती है, और वो विटामिन के जो ह्यूमन बॉडी खुद बनाती है उसको हम मेनाक्विनोन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे लिखे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा। ये नाम सुना है कि नहीं? इंटेस्टाइनल फ्लोरा। व्हाट इज फ्लोरा? यूजफुल बैक्टीरिया। हम कहते हैं ना कि सम बैक्टीरिया इन द बॉडी इज ऑफ यूजफुल। इंटेस्टाइन के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो विटामिन के बना सकती है, और उसको हम क्या कहते हैं? मेनाक्विनोन कहते हैं। तो एक्चुअली अगर हम प्लांट सोर्स से विटामिन के ले लें तो वो पाइलोक्विनोन है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन से उसको बना ले, ह्यूमन बॉडी में बना ले, तो उसका नाम क्या है? मेनाक्विनोन है। अब इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। विटामिन के चाहे बॉडी बनाए चाहे फॉर एग्जांपल ये प्लांट सोर्स से आ जाए, तो उसका काम क्या है? विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन। ये किस में काम करती है? ब्लड कोआगुलेशन। अगर कहीं पे कट लग जाए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ब्लीडिंग को रोकने में प्लेटलेट्स का काम होता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम होता है, लेकिन कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसी है जिसकी एक्टिवेशन किस पे डिपेंडेंट है? विटामिन के। इस वजह से विटामिन के इज अ मेजर विटामिन विच हेल्प इन कोआगुलेशन। यहाँ पे लेके हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन, हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन। ये किस में काम करती है? ब्लड कोआगुलेशन में काम करती है। ठीक है जी, अब कैसे? ये इंपॉर्टेंट है। इधर देखें, एक्चुअली यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो विटामिन के लिए आप लोगों ने याद रखने हैं, ये हमने हेमाटोलॉजी में पढ़े भी थे। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। वेरी गुड। और इसके साथ प्रोटीन C एंड SC होता है, लेकिन आप लोगों ने याद रखा है क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 इसकी एक्टिवेशन किस विटामिन पर डिपेंड करती है? विटामिन के। अब कैसे? देखिए, विटामिन के ये जब हम बॉडी में या बनाए या बाहर से आए, आफ्टर दी
सिंथेसिस ऑफ विटामिन के ये इंटेस्टाइन से ब्लड में आएगी, और जब ये ब्लड में आएगी तो इंटेस्टाइन के किस पार्ट से ब्लड में आएगी? आंसर इज इलियम। ये कहाँ से आती है? इलियम से आती है, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हम जीआईटी में बताएंगे। ठीक है, लेकिन विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन ऑलमोस्ट जितने भी है वो इलियम से जाते हैं। ठीक है, ए, डी, ई एंड के। अब जब विटामिन के एब्जॉर्ब होगी ये फिर ब्लड के जरिए जाकर लीवर में पहुंचेगी। कहाँ पे? लीवर। और लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इपोक्साइड रिडक्टेज। उसका नाम क्या है? इपोक्साइड रिडक्टेज। वेरी गुड। विटामिन के बाय द हेल्प ऑफ इपोक्साइड रिडक्टेज बिकम एक्टिव। ये क्या हो जाती है? एक्टिवेटेड। ये विटामिन के क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। बात समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? 2, 7, 9, 10 ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन। ये क्या होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्या से बनते हैं? अमाइनो एसिड। इन क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम ग्लूटामिक एसिड है। ये नाम सुना है कि नहीं? इन दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये बात बार बार इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि बुक में इस तरह वाज़ेह नहीं लिखा है। फिर से देखें, क्लॉटिंग फैक्टर्स 1 से लेके 12 तक होते हैं, लेकिन इनमें से जो 4 है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? ग्लूटान। इस तरह तो 1000 और भी है, लेकिन हमारा टारगेट ये है। अब इस ग्लूटामिक एसिड के अंदर फिर कार्बन होते हैं। किसी का नाम है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, एक का नाम होता है गेमा कार्बन। कौन सा कार्बन? गेमा पोजीशन आप लोग लिख सकते हैं, या गेमा कार्बन। अब देखिए क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करें, कार्बन, कौन सी चीज? कार्बन। अगर हम कार्बन को अटैच करें किस पोजीशन पे? गेमा। इसको कहते हैं गेमा कार्बोक्सिलेशन। इसको क्या कहते हैं? गेमा कार्बोक्सिलेशन। फिर से सुन ले, इफ वी ऐड कार्बन टू द गेमा पोजीशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड विद इन क्लॉटिंग फैक्टर जी। ठीक है ना, ये याद रखें। ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट तब होंगे जब इन क्लॉटिंग फैक्टर की ग्लूटामिक एसिड की किस पोजीशन पे? गेमा पोजीशन पे हम कार्बन अटैच करें। क्लियर है? दीज फैक्टर विल बिकम एक्टिवेटेड, और जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये ब्लड को स्टॉप करने में हेल्प करेंगे, कोagulation करेंगे ना। अब देखिए विटामिन के क्या करता है? विटामिन के जब लीवर में आता है तो इनएक्टिव होता है। इपोक्साइड रिडक्टेज उसको क्या करता है? एक्टिवेट बनाता है। और ये एक्टिवेटेड विटामिन के इस कार्बन को पकड़ के किस पोजीशन पे लगाता है? हाँ जी, फिर से सुन ले, गेमा पोजीशन। और ग्लूटामिक एसिड इसकी जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आता है, विटामिन के हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर बाय विच मैकेनिज्म? अल्फा कार्बोक्सिलेशन, बीटा कार्बोक्सिलेशन या गेमा कार्बोक्सिलेशन? आंसर इज गेमा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो विटामिन के, ये जो विटामिन के है ये असल में जो काम करता है दैट इज व्हाट? गेमा कार्बोक्सिलेशन। ये क्या करता है? गेमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ विच एसिड? ग्लूटामिक एसिड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। अब अगर विटामिन के ना होता तो ये गेमा कार्बोक्सिलेशन भी ना होता। अगर ये ना होता तो फिर ये फैक्टर एक्टिवेट हो ना होता। क्लियर है? तो देखिए इस क्लास से पहले सबको ये पता था कि विटामिन के एक्टिवेट दीज क्लॉटिंग फैक्टर, बट बायोकेमिस्ट्री विल टेल यू हाउ बाय डूइंग गेमा कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? और फिर अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और जब ये फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसमें फिर जाकर ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करना है। इस वजह से विटामिन के प्ले रोल इन ब्लड कोagulation। ये किस में काम करेगी? ब्लड कोagulation। अब लेकर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, अगर इसकी लेवल कम हो जाए तो व्हाट विल बी द आउटकम? डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी से पहले तो लेके रिस्क फैक्टर कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी कमी आ सकती है, ये आप लोगों ने बताने का बस। हाँ जी, ओके। लेके लीवर पैथोलॉजी, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ विटामिन के कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। तो लीवर पैथोलॉजी कैन लीड टू डिक्रीज विटामिन के। ठीक है, अब देखें किसी को सीरोसिस है, हेपेटाइटिस बी या सी है, तो उसका विटामिन के बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि विटामिन के की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है ये कहाँ पे बनती है? लीवर में। अगर लीवर पहले से डैमेज है तो विटामिन के एक्टिव नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ये एक्टिवेट रहेंगे नहीं। तो कोagulation
इसलिए लीवर पेशेंट को जब भी कट लगता है तो उसकी ब्लड टाइमली रुकता नहीं है। इसका वजह यह है इसमें विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सीलेंट, स्टीरॉयड यूज। अगर हम स्टीरॉयड यूज करें तो उस वजह से विटामिन के की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, हाँ जी, आई विल रादर से इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज। किस वजह से? इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अगर इन्फेक्शन कुछ और है और हम एंटीबायोटिक कुछ और ले रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेगी, लेकिन उस एंटीबायोटिक की इम्प्रॉपर यूज से हमारी नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होगी क्या नहीं? अगर नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए तो किस विटामिन की प्रोडक्शन कम होगी? विटामिन के, क्योंकि विटामिन के सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो अगर हम इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज करें इट विल डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन which will decrease the production of vitamin K. Next, क्या बात? इसके बाद हाँ, मैं कहता हूँ न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उसमें भी विटामिन के की लेवल क्या होती है? कम, क्योंकि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसकी इंटेस्टाइन सेल इमेच्योर होती है। क्या होती है? इमेच्योर। तो उसमें गट फ्लोरा इतना होता नहीं है कि वो प्रॉपर क्या बनाए? विटामिन के। जब बच्चा फिर एज में बढ़ता जाएगा तो उसकी गट आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होगी और बाद में नॉर्मल फ्लोरा आखिर में क्या बनेगी? विटामिन के। If someone asks you why in the baby there is deficiency of vitamin K, the reason is immature gut flora. किस वजह से? immature gut flora की वजह से, क्योंकि इंटेस्टाइन में अब वो फ्लोरा इतनी है नहीं कि वो क्या बना सके? विटामिन के बना सके। ठीक है, क्या जो मदर फीड होती है उसके जरिए प्रोटीन मिल सकती है, उसके जरिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम टारगेट करते हैं वो IgA एंटीबॉडी है। वो क्या है? IgA एंटीबॉडी जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चे को, लेकिन बच्चे की जो गट फ्लोरा है उसके इंटेस्टाइन में ही जनरेट करना है, लेकिन इट विल टेक टाइम एंड दैट विल बी जनरेट अलोंग विद द एज। ठीक है ना? इसके न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है, याद रखिए ये हॉस्पिटल का रूल है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसको विटामिन के इंजेक्शन लगाई जाती है, जिसका वजह यह है कि वो प्रिवेंट करे कैसा ना हो कि इस बच्चे को कट लगे और उसका ब्लड फिर रुके ही नहीं, क्योंकि इसका विटामिन के ऑलरेडी क्या है? कम है। तो उस रिस्क को बचाने के लिए हम बच्चे को क्या लगाते हैं? विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है डिक्रीज इनटेक। अगर डाइट में डिक्रीज इनटेक, अगर डाइट में विटामिन के की लेवल हम कम ले रहे हैं तो उससे भी डिफिशिएंसी हो सकती है कि नहीं? तो डिक्रीज इनटेक की वजह से भी विटामिन के का लेवल क्या हो सकता है? वो कम हो सकता है। ठीक है, अनदर है इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। अगर हीलियम का मसला है तो कैन विटामिन के विल एब्जॉर्ब? नो, फिर भी डिफिशिएंसी आएगी। तो नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। ठीक है, इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी, देखिए ये सारे के सारे वो काज है जिसकी वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विटामिन के की क्या आ सकती है? ये डेफिशिएंसी आ सकती है। और अगर विटामिन के डेफिशिएंट हो जाए तो फिर लेके स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, मतलब लेके डेफिशिएंसी के लेके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या है? अगर विटामिन के की लेवल कम हो जाए, यहाँ पे लेके प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, क्या होगी? प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, मतलब देयर विल बी नो कोआगुलेशन, तो ब्लीडिंग होगी। क्लियर है? तो मतलब ब्लड रुकेगी नहीं, ब्लीडिंग होती रहेगी, और जब प्रोफ्यूज होगी, लॉन्ग टर्म में होगी, तो HP लेवल कम हो जाएगा कि ज्यादा? कम। पेशेंट में डेवलप एनीमिया इज वेल, पेशेंट को क्या हो सकता है? एनीमिया, क्योंकि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा लॉस होगा, जिसकी वजह से पेशेंट बिकम फेलर, फिर इज नोन एज एनीमिया, इसको एनीमिया कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट इसमें लेके यहाँ पे कि न्यूबॉर्न बेबी रिसीव विटामिन के इंजेक्शन बिकॉज टू प्रिवेंट डेथ। कह रहे कि जो बच्चे होते हैं उसको हम विटामिन के इंजेक्शन देते हैं, इसका वजह यह होता है कि प्रिवेंट कर सके हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो क्या कहते हैं? HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्लियर है? तो विटामिन के इससे लगाया जाता है जिससे हम प्रिवेंट कर सके हीमोलाइटिक के जरिए, इसमें लेके
हीमोरेजिक डिजीज, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है ना। यहाँ पे लिखे हीमोरेजिक डिजीज ऑफ, हाँ जी, न्यूबॉर्न, ठीक है। बच्चे के अंदर जो वेसल्स है, ब्लड वेसल, वो भी छोटे छोटे होते हैं, और बच्चे की सारी आर्गन स्टिल इमेच्योर होती है, उसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। इसलिए कहते हैं अगर हम वाइटामिन के, फॉर एग्जांपल वाइटामिन के इससे अगर हम डोज ना लगाए, तो अगर बच्चे में कोई कट लगे या कोई पैथोलॉजी आ जाए और उसमें ब्लड स्टार्ट हो जाए, तो फिर टाइप से नहीं रोक पाएगी। इसलिए कि विटामिन के तो बनती नॉर्मल फ्लोरा से है, 95% विटामिन के दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा, ठीक है, जो यूजफुल बैक्टीरिया है। लेकिन बच्चों के अंदर इंटेस्टाइन स्टिल क्या होता है, इमेच्योर होता है। इसलिए इन बच्चों को हम क्या लगाते हैं, विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि प्रिवेंट कर सके किस चीज को, हीमोरेजिक डिजीज ऑफ दी न्यूबॉर्न को। अब देखें, अगर इस तरह आ जाए कि विच फैट सॉल्युबल, ये भी कंफ्यूज है, विच फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी चांसेस इज लेस, अगर ये आ जाए, कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी चांसेस क्या होते हैं, लेस। तो ए बी सी डी ऑप्शन में होगा विटामिन ए, बी सॉरी विटामिन ए, डी, ई एंड के, क्योंकि फैट सॉल्युबल तो हमने कितने पढ़े हैं, 4, विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो अगर इन 4 में से किसी विटामिन की सबसे कम चांसेस होती है डेफिशिएंसी की, वो विटामिन के है। वो क्या है, विटामिन के। इसका वजह क्या है, क्योंकि 90% ये अगर हम बाहर से ना भी ले लें तो इंटेस्टाइन ही बनाती है। क्लियर है कि नहीं? तो जो चीज़ बॉडी भी बनाती है और हम बाहर से भी लेते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी चांसेस कम होती है, ठीक है। अब जैसे कि विटामिन ए है, डी या ई है, उसको हमने बाहर से लेना है, उसकी सोर्सेज बाहर एक्सटर्नल है, लेकिन 90% विटामिन के इंटेस्टाइन बनाती है। तो अगर हम ये बाहर से ना भी ले लें तो बॉडी भी बनाएगी कि नहीं, तो उसकी डेफिशिएंसी चांसेस कम होती है, ठीक है, अदर विटामिन से। This what all about the fat soluble vitamin। वो एक जो एंटीबायोटिक या सिंथेटिक फॉर्म में हम देते हैं, या टेबलेट के जरिए, हाँ। विटामिन के टॉक्सिसिटी इज वेरी रेयर, ठीक है ना, बहुत कम है, ना होने के बराबर। नेक्स्ट, बस ठीक है, कल से इंशाल्लाह वाटर सॉल्युबल विटामिन की लिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो बी कॉम्प्लेक्सेस, इसमें हर एक विटामिन के अंदर MCQ से पूछ करेंगे कि 6 विटामिन इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट डे। तो विटामिन कल परसों में इंशाल्लाह खत्म करेंगे, एंड दिस इज द बिग पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एरिया, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इसमें एक टेस्ट रख लेंगे विटामिन में, ठीक है। दोनों क्लिनिकल वाले 10 मिनट ब्रेक करें, हाँ।